हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो कुंभज क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो देखो, कल लास्ट क्लास में अपन यूनिट 8 को कंप्लीट कर चुके थे। जो मैंने बिलियन चैप्टर था उसको आपको बिल्कुल लेवल 10 के सिलेबस के आधार पर ही कंप्लीट करा दिया यूट्यूब पर। तो आप जाकर के क्लास देख सकते हो। मैंने पूरा उसका एक फोल्डर बना रखा है जिसमें आपको लेवल 10 2026 नाम से फोल्डर है, जिसके अंतर्गत अपना सिलेबस की चर्चा हुई थी और एक यूनिट 8 की चर्चा हुई थी। आज अपन जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो करेंगे यूनिट 6, और जिसका नाम है द्रव अवस्था। और द्रव अवस्था यूनिट है, ये आज एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा आपका, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। द्रव अवस्था और बिलियन दोनों एक दूसरे से मिक्सर है, अर्थात मिक्स चैप्टर है ये। तो इसी को ही उन्होंने आगे थोड़ा बढ़ा दिया है। एक्चुअल में जो इस यूनिट के अंदर पृष्ठ तनाव है, श्यानता है, इनकी हमको एग्जाम्पल याद होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ये जो पोर्शन है ये फिजिक्स का पोर्शन है। तरल यांत्रिकी करके एक चैप्टर होता है 11th में, उसका चैप्टर है, लेकिन उन्होंने इसको यहाँ ऐड कर दिया है। तो अपन ओनली ऑन उनके किसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे और डेफिनेशन की बात करने वाले हैं। तो हेडिंग डालेगा यूनिट नंबर 6। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से 6 मार्क के। आगे बात समझ में, तो देखिएगा हेडिंग डालेंगे यूनिट नंबर 6। क्या है जी, यूनिट नंबर है 6 और यूनिट का नाम क्या है, द्रव अवस्था। क्वेश्चंस कितने आएंगे, क्वेश्चन आएंगे सर 3। कितने मार्क्स के आएंगे, अर्थात अंक कितने के आएंगे, तो देखो अंक के आएंगे 6 अंक के। आगे बात समझ में। अब कहाँ कहाँ से आएंगे ये अपन अभी पढ़ने के बाद में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक इसमें से इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं द्रव अवस्था की। किसकी बात करते हैं, द्रव अवस्था की। द्रव अवस्था होती क्या है, तो आपने जब छोटे बच्चे थे, अर्थात छोटे बच्चे का मतलब है जब आप क्लास 6, 7, 8 में थे, उस टाइम ही आपको पदार्थ के बारे में बताया गया था। तो पदार्थ के बारे में आपको, पदार्थ को 3 प्रकार से अपन क्लासीफाई करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस का मतलब है जैसे अब ये बोर्ड है, ये ठोस है, तो बताओ इसका आकार निश्चित है या अनिश्चित है, निश्चित है सर। आयतन भी निश्चित है, अर्थात इसको कहीं भी ले जाओगे आप सेम ही रहेगा। ठीक है, इसमें असंपीड्य होता है, अर्थात आप इसको जब दाब लगाओगे ना, तो दाब क्या होगा बताओ, दाब से ये दबेगा नहीं, और जो चीज दब जाती है बताओ वो क्या होता है, असंपीड्य। संपीड्य क्या होता है जी, संपीड्य। लेकिन जो नहीं दबती उसे क्या बोलते हैं, असंपीड्य। तो कुछ गुणधर्म लिखेंगे अपन द्रव अवस्था के, जो अपने को बस समझने ही हैं कि किस तरीके से क्या क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें, किसकी बात करेंगे, पहला टॉपिक आपको दे रखा है गुणधर्म। कौन सा दे रखा है जी, गुणधर्म। सबसे पहले अपन बात कर लेंगे अपन को पढ़ना क्या क्या है इसमें। तो देखो पढ़ना क्या क्या है सर, सबसे पहले अपन बात करेंगे गुणधर्म की। सेकंड टॉपिक दे रखा है इसमें वाष्प दाब। थर्ड दे रखा है श्यानता, और नेक्स्ट दे रखा है पृष्ठ तनाव। क्या दे रखा है जी, पृष्ठ तनाव। ठीक है, अब देखो आपको क्वेश्चन कहां से आ सकता है, एक क्वेश्चन तो आपको आने की संभावना यहां से, एक क्वेश्चन यहां से है और एक क्वेश्चन यहां से है, क्योंकि जो गुणधर्म वाला पार्ट है ये तो अपन को बस जनरल इंट्रोडक्शन याद रखना है कि होते क्या हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन, पहला टॉपिक की बात करते हैं गुणधर्म। किसकी बात करेंगे जी, गुणधर्म। हेडिंग डालिएगा गुणधर्म, और गुणधर्म को बोलते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तो लिखेंगे द्रव का आकार निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, क्या निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, जबकि निश्चित को क्या बोल सकते हैं, अनिश्चित। अनिश्चित बोल लो या निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित। ठीक है, इसके बाद में सेकंड है द्रव का आयतन। आयतन निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित होता है। जैसे आपको एग्जांपल समझाते, जैसे आपके घरों में रोजाना दूध आता है साहब, दूध आता है, तो आपकी मम्मी क्या है, जैसे आपके घर 2 केजी दूध आता है, कितना केजी आता है,
2 kg दूध आता है। अब एक दिन आपकी मम्मी ने क्या किया, जग, जैसे जग आता है ऐसा, इस टाइप का जग आता है, जग को लेकर मम्मी चली गई, तो जग के अंदर दूध को लेके आएगी तो 2 लीटर ही आने वाला है। लेकिन एक दिन मम्मी का मूड क्या है, दूसरा था, कोई काम कर रही रसोई में, तो वो क्या गई, अपनी भगोनी को लेके चली गई। तो बताओ भगोनी में भी 2 लीटर ही आने वाला है, लेकिन उसका आकार चेंज हो गया क्या। एक दिन मन किया कि आपकी भगोनी भी खराब पड़ी है और जग भी खराब पड़ा है, मम्मी क्या, बाल्टी लेके चली गई। ठीक है, बाल्टी को लेकर चली गई। अब बाल्टी को लेकर चली गई तो बाल्टी में भी वही आएगा, लेकिन सभी का आकार चेंज हो गया। क्या आपको 2 लीटर की जगह 2.5 लीटर दूध आएगा क्या उसमें, नहीं जी। तो आयतन तो निश्चित होता है और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। यही बात याद रखनी है आपको। स्टेटमेंट आ सकता आ गया तो बाकी चांस बिल्कुल 0 है। ठीक है, थर्ड, अंतर आणविक आकर्षण बल, आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस अवस्था से तो कम, ठोस से तो कम, एवं द्रव से एवं गैस से, एवं गैस से, गैस से अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में फोर्थ, द्रव अवस्था के द्रव अवस्था में कणों के मध्य दूरी। अब देखो, कणों के मध्य दूरी बोलो, आकर्षण बल बोलो, एक ही बात है ये। कणों के मध्य दूरी, कणों के मध्य दूरी ठोस से तो अधिक, ठोस से तो अधिक, ठोस से तो अधिक, एवं गैस से, गैस से कम होती है, कम होती है। ठीक है, फिफ्थ, द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। किसका, बहने का गुण पाया जाता है, अर्थात द्रव में बह सकते हैं, ये बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, आपको क्या समझ में आया कि सर द्रव का आकार तो निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है, अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस से तो कम होते हैं जबकि गैस से ज्यादा होते हैं, द्रव अवस्था के जो पार्टिकल होते हैं उनके मध्य की जो दूरी है वो ठोस से तो अधिक, लेकिन द्रव गैस से क्या होगी, कम होती है, और द्रव में क्या है, बहने का गुण पाया जाता है। अब समझ लो इसको। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जैसे मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं। देखो, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बात की पार्टिकल की, ये क्या है बताऊं, ठोस अवस्था है जी, ठोस अवस्था। ठीक है, अगर यहां बात करें अपन, ये क्या है, द्रव अवस्था। ठीक है, ये है गैस अवस्था। क्या है जी, गैस अवस्था। बताओ, देखो अब आप देखो, यहां अंतर आणविक आकर्षण बल क्या है, अधिक है, क्योंकि कण पास पास है, और कण पास पास है इसलिए वो ठोस है। ठीक है, यहां जो कणों के मध्य की दूरी है ये इससे तो ज्यादा है, बोलो इससे तो ज्यादा है, लेकिन इससे तो कम है, बोलो। अगली बात समझ में। इसके लिए इनके आकर्षण बल भी होते हैं ना, ये कम ही होते हैं, लेकिन इनसे तो क्या है जी, कम है, इनसे तो क्या है, कम, और इनसे क्या है, अधिक। तो कंपेयर भी तो अपन को करना पड़ेगा।
तो इनसे अधिक है। ये तरीके से अपन क्या समझ सकते हैं ठोस, द्रव और गैस को। अब बताओ, एक वर्ड आता है डेंसिटी। क्या आता है जी? डेंसिटी। डेंसिटी की बात करेंगे। नेक्स्ट, घनत्व। जो डेंसिटी होती है D इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है क्या? अब देखो, जब डेंसिटी एक्चुअल में किसको बताती है कि पार्टिकल कितने पास पास हैं, अर्थात मास जितना ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो देखो, जो सॉलिड है इसके पार्टिकल पास पास है तो इसका मास ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो बोलो, डेंसिटी सॉलिड की सर्वाधिक होती है, उससे कम किसकी होगी? द्रव की। उससे कम किसकी होगी? गैस की, क्योंकि पार्टिकल ही दूर दूर है तो मास भी कम होता है उनका। तो क्या लिखेंगे? बोलो भाई। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे घनत्व। फिफ्थ हो गए, सिक्स। घनत्व का मान ठोस से तो कम, ठोस से कम एवं द्रव एवं गैस से अधिक होता है। एवं गैस से अधिक होता है, अधिक होता है। एक जैसे D बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। यदि मास इंक्रीज होगा, बोलो, मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और यदि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो, यहाँ छोटे से एरिया में ही ये वॉल्यूम कम है, यहाँ वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और यहाँ वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आ गई बात समझ में? इसके बाद में सेक्स बहुत है, बस आपको यस इनका जनरल आइडिया होना चाहिए द्रव होता क्या है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, बाष्प दाब। किसकी बात करेंगे जी? बाष्प दाब की। नेक्स्ट हेडिंग डालेगा बाष्प दाब। बाष्प दाब, और इससे बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। और शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब को, शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब को P नोट से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? P नोट से। शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में। ठीक है जी। अब देखो बाष्प दाब को समझो आप। सबसे पहले आपको समझना है इसको, ये कोई मैंने क्या ले लिया? बीकर ले लिया। ठीक है, इसके अंतर्गत देखो जी, इसके अंतर्गत मैंने कोई भी द्रव भर दिया है। क्या भर दिया जी? द्रव को मैंने भर दिया है। इसे बोलेंगे अपन क्या भर रखा है जी? इसमें मैंने भर दिया द्रव। ठीक है जी। अब देखो,
ये मैंने कोई बना दिया बर्नर, क्या बना दिया, बर्नर, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या, आग लगा दी। आग लगाने के बाद में अब देखो ये इसमें भरा हुआ है द्रव, द्रव का मतलब पानी भर दिया मैंने, क्या भर दिया जी, पानी। पानी भी क्या होता है, द्रव ही होता है। पानी को भर दिया है इसके अंदर। अब देखो क्या हो रहा है, तापमान बढ़ा रहे हो आप, इसका तापमान बढ़ा रहे हो तो ये पानी उबलेगा, क्या उबलेगा, ये उबाल आकर के ऊपर क्या बन जाएगी बताओ, इसकी बास बनेगी, क्या, तो बास बनेगी। तो बास बनने के साथ में क्या ये पानी कम का लेवल है वो कम होगा कि नहीं होगा, होगा सर। लेकिन अपन यदि बास दाब की बात करते हैं तो सबसे पहले खुला बर्तन है, ये क्या है, खुला बर्तन। तो क्या अपन इसमें बास दाब कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, तो आपका आंसर आना चाहिए नहीं, क्योंकि बास दाब के लिए अपने को चाहिए बीकर बंद, क्या चाहिए, खुला बर्तन नहीं, बंद पात्र चाहिए, क्या चाहिए जी, बंद पात्र चाहिए। तो चलो जी अपन इसको क्या कर देते हैं, अब बंद कर देते हैं, अपन ने कर दिया इसको बंद, ठीक है। अब देखो, अब समझो इसको, अच्छी बात तो अब समझ में आएगी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कभी भी यदि बास दाब की बात करेगा तो बास दाब के लिए कैसा बंद पात्र होना चाहिए, बंद पात्र, क्या होना चाहिए जी, बंद पात्र होना चाहिए। सबसे पहले कंडीशन तो यही है, यदि बास दाब आपको कैलकुलेट करना है तो बंद पात्र में होगा, खुले पात्र में कभी भी बास दाब कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो आप तापमान दे रहे हो तो इसकी वेपर बनेगी क्या, तो बिल्कुल कहोगे सर कि बिल्कुल बनेगी वेपर, क्या बनेगी जी, इसकी वेपर बनेगी। देखो जी इसकी क्या बन रही है, वेपर बन रही है, क्या बन रही है जी, वेपर बन रही है। अब देखो यहां से ये द्रव कन्वर्ट कहां होगा बताओ, ये द्रव कन्वर्ट हो रहा है बाष्प में, क्या हो रहा है, बाष्प में हो रहा है, ठीक है। अब बाष्प बनेगी, इसकी बाष्प बन गई, बाष्प बनने के बाद में उसकी जो सरफेस है उस पर बूंदें आ जाएंगी, कुछ बूंदें दिखाई दे रही हैं आपको। अब क्या होगा, एक टाइम के बाद में एक साम्य अवस्था क्रिएट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, साम्य अवस्था क्रिएट हो जाएगी, जिससे जो ये बाष्प बन रही है ना, ये दोबारा संघनित होकर किसमें कन्वर्ट हो जाना स्टार्ट कर जाएगी, द्रव में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी जी, द्रव में। तो देखो ये आ गई साम्य अवस्था, साम्य अवस्था। अब देखो इसमें साम्य अवस्था पे क्या होगा, साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर बाष्पन की दर, किसकी दर जी, बाष्पन की दर बराबर हो जाएगी संघनन की दर के बराबर, संघनन की दर। अर्थात एक टाइम ऐसा होगा जब क्या होगा कि जो द्रव है वो बाष्प में कन्वर्ट होगा और बाष्प दोबारा द्रव में कन्वर्ट स्टार्ट हो जाएगी, जो द्रव जो बाष्प है वो द्रव में कन्वर्ट होगी, इस स्थिति को बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और जो द्रव बाष्प में कन्वर्ट होगा इसे बोलते हैं वेपोराइजेशन, क्या बोलते हैं, बाष्पन। अब दोनों की दर यदि समान हो जाती है तो अपने को ऐसा दिखेगा ही नहीं कि इसकी बाष्प भी बन रही है या इसका संघनन भी हो रहा है, अर्थात ये प्रोसेस चलता रहेगा ऐसे, जो ऐसे इस तरीके चलता रहेगा और चलता रहेगा। तो इस अवस्था में अपन, ये इसका ही द्रव है, ये द्रव है और इसकी बन रही है बाष्प। अब ये जो बाष्प है इसकी बाष्प इस द्रव की सतह पर जो प्रेशर क्रिएट करेगी उसे अपन क्या कहते हैं, बाष्प दाब कहते हैं। आगे बात समझ में। तो अपने को सबसे पहले कंडीशन क्या समझनी है, सबसे पहले कंडीशन देखो दो ही बातें इसमें याद रखनी है आपको। डेफिनेशन तो अपन समझ लेंगे क्योंकि डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है इसका, इसको यदि आप समझ गए ना तो सबसे पहले कंडीशन समझनी है आपको। सेकंड कंडीशन तो ये है, फर्स्ट कंडीशन है बंद पात्र होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बंद पात्र, बंद पात्र होना चाहिए। और साम्य अवस्था किस पर, साम्य अवस्था पर द्रव की स्वयं की बाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है जी, बाष्प दाब कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, चलो लिखो, लिख दो भैया डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन बना काम चलेगा नहीं तुम्हारा, लेकिन अपन को समझ में आ गया तो अब आप समझ जाओगे, इसको पेपर में आप कर लोगे।
अब मेरे को एक कंडीशन और बताओ, चलो डेफिनेशन तो अपन लिख लेंगे। यदि ये जो द्रव आपको दे रखा है, द्रव के पार्टिकल के मध्य में आकर्षण बल सबसे ज्यादा है, क्या है, यदि आकर्षण बल का मतलब है ये अणु पास पास हैं, पास पास हैं, आकर्षण बल ज्यादा है, तो क्या इनकी वाष्प आसानी से बनेगी या कठिनता से बनेगी? चलो बताओ। तो आप कहोगे सर जब आकर्षण बल ज्यादा है, आकर्षण बल को तोड़ना है, तोड़ना है, तोड़ना है, तोड़ना है, तो तापमान को बढ़ाना पड़ेगा, तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। तो बताओ जितने ज्यादा अंतर आणविक आकर्षण बल होंगे उसकी वाष्प उतनी ही कम बनेगी। एक तो क्या है, जैसे मैंने क्या किया, ऐसा कोई भी वाष्पशील द्रव डाल दिया इसमें, मैंने थोड़ा ही टेम्परेचर दिया इसको और इसकी वाष्प बनना स्टार्ट हो गई। आगे बात समझ में। जैसे मैंने इसमें पानी लिया, तो पानी का तो आप जानते हो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, इथेनॉल ले लिया, इथेनॉल ले लिया, तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.6, 78.6। तो क्या पानी की वाष्प ज्यादा बनेगी या एल्कोहल की? तो आप कहोगे सर एल्कोहल की, क्योंकि उसके आकर्षण बल कम है, उसमें आकर्षण बल कम है, तो वो 76 डिग्री पर ही क्या बन जाएगी, उसकी वेपर बन जाएगी। लेकिन पानी के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिएगा, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि जो वाष्प दाब होता है यह अंतर आणविक आकर्षण बल के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, विपरीत समानुपाती होता है। एक बात समझ में आ गई। अब बताओ क्वथनांक के वाष्प दाब, और एक्चुअल में क्वथनांक क्या है, बोलो। अंतर आणविक आकर्षण बल जितने ज्यादा होंगे तो क्वथन बिंदु उतना ही ऊपर चल जाएगा उसका, और क्वथन बिंदु उतना ऊपर चला जाएगा तो वाष्प दाब क्वथनांक के भी किसके बराबर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग है। इसके बाद में आती है ताप की बारी। अब ताप, आप एक तो बर्नर को धीरे धीरे जला रहे हो, धीरे धीरे चला रहे हो, धीरे धीरे जलाओगे तो क्या वाष्प आसानी से बनेगी या कठिनता से बनेगी? आप कहोगे कठिनता से बनेगी। लेकिन आपने क्या किया, बर्नर को कर दिया एक साथ तेज, और एक साथ तेज करने के साथ में क्या जो बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट है इसका पानी का, वो कम समय में आ जाएगा क्या? तो आप कहो सर बिल्कुल कम समय में ही आ जाएगा। तो बताओ तापमान के क्या हो गया, वाष्प दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि तापमान को बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा, वाष्प दाब जल्दी ही क्रिएट हो जाएगा। आगे बात समझ में। प्रकृति, प्रकृति क्या होती है, एक तो आसानी पूर्वक वाष्पशील है, एक बिल्कुल ढीठ है, बिल्कुल बेशर्म आदमी। अर्थात आप कितना ही तापमान बढ़ा रहे हो, तापमान बढ़ा रहे हो, तापमान बढ़ा रहे हो, लेकिन वाष्प भी नहीं बन रही। अब वाष्प नहीं बन रही तो प्रकृति, तो वो भी क्या हो गया, बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे बात समझ में। तो वाष्प दाब में यही समझना है आपको कि वाष्प दाब किन फैक्टर्स पर अफेक्ट करता है, किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और किस किस घटना में ये क्रिएट होता है। यही बात अगर समझ जाओगे तो वाष्प दाब का यदि कैसा भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा आप गलत नहीं कर सकते। जितना मैंने समझाया ना उसको पढ़ जाओगे ना प्रॉपर तरीके से तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इसका। चलो लिख लेते हैं इसको, लिखेंगे परिभाषा, इसकी बात करेंगे जी, परिभाषा। परिभाषा लिखो, किसी द्रव, किसी द्रव की सतह, किसी द्रव की सतह पर, किसी द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में द्रव की, द्रव की, द्रव की, द्रव की स्वयं की, द्रव की स्वयं की वाष्प द्वारा, वाष्प द्वारा आरोपित, वाष्प द्वारा आरोपित दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है जी, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, लिखेंगे वाष्प दाब, वाष्प दाब द्रव की प्रकृति, द्रव की प्रकृति एवं तापमान पर, एवं तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता
आगे बात समझ में। नेक्स्ट, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को पी नॉट से प्रदर्शित किया जाता है, पी नॉट से प्रदर्शित करते हैं, किया जाता है या करते हैं। आगे बात समझ में, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? इतना ही अगर आप वाष्प दाब की बात कर लोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट लिखेंगे, पहला है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। याद रख लेना इनको सीधा सीधा। पहला कौन सा कारक अफेक्ट करता है? तो देखो वाष्प दाब, वाष्प दाब इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है अंतर आणविक, अंतर आणविक आकर्षण बल के, आकर्षण बल के। अब देखो समझो, लिखेंगे द्रव द्रव के अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य आकर्षण बल, आकर्षण बल अधिक होता है, अधिक होने पर, अधिक होने पर वाष्प दाब पर वाष्पन, होने पर वाष्पन की दर कम हो जाती है, वाष्पन की दर कम हो जाती है, जिससे जिससे वाष्प दाब भी कम हो जाता है, जिससे वाष्प दाब भी कम हो जाता है, कम हो जाता है। वाष्प दाब भी क्या हो जाता है जी? कम हो जाता है, कम हो जाता है। वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरा, वाष्प दाब, दूसरा क्या लिखोगे? वाष्प दाब इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है क्वथनांक के, क्वथनांक। अब देखो क्वथनांक में क्या होगा बताओ। जैसे मैंने आपको दिया, एक तो दे दिया मैंने पानी, क्या दे दिया? पानी, और एक दे दिया मैंने एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। अब देखो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 76.6 डिग्री सेंटीग्रेड, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा बात किसकी बनेगी? इसकी बनेगी, क्योंकि जल्दी आ गया बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जितना जल्दी आ जाएगा तो वाष्प दाब क्या होगा? उतना ही ज्यादा लग जाएगा। आगे बात समझ में। तो एक क्वथनांक के भी क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शन। जैसे क्वथन बिंदु यदि बड़ा होगा, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होंगे, तो बताओ उनकी वाष्प 100 डिग्री पर पहुंचेगा, उसके बाद बनेगी, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया। अर्थात जितना क्वथनांक की वैल्यू कम होगी उसमें वाष्प दाब उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो यदि क्वथनांक की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब मैं यदि बात करूं पानी की, पानी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या एल्कोहल का, तो आप कहोगे सर एल्कोहल का, क्योंकि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम। तो बॉइलिंग पॉइंट जितना कम रहेगा वाष्प दाब उतना ही ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। आगे बात समझ में। 2 पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है वाष्प दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है तापमान के। किसके होता है जी? तापमान के। जितना ज्यादा तापमान बढ़ाओगे तो उसकी वाष्प उतनी ज्यादा बनेगी, और वाष्प उतनी ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब भी उतना ही ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए एक समीकरण है, log P2 by P1 इक्वल टू डेल्टा H वेपोराइजेशन डिवाइड बाई 2.303 R 1/T1 और 1/T2।
T2। ठीक है, इसे बोलते हैं क्लाउसियस समीकरण। ये किसको डिनोट करती है बताओ? ये ये समीकरण है, ये तापमान एवं वाष्प दाब के संबंध को प्रदर्शित करती है। क्या करती है? प्रदर्शित करती है। आगे बात समझ में? अब देखो समझो, P1 क्या है? P1 क्या है? T1 तापमान पर वाष्प दाब है। क्या है जी? T1 तापमान पर वाष्प दाब है। P2 क्या है? T2 तापमान पर क्या है? वाष्प दाब है। डेल्टा H वेपोराइजेशन क्या है? वाष्पन की एंथैल्पी है। वाष्पन की एंथैल्पी है। ठीक है जी। R क्या है? R है गैस नियतांक। क्या है? गैस नियतांक, जिसकी वैल्यू यदि जूल में लेंगे तो 8.314 जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। आगे बात समझ में? इस तरीके से आपको आना चाहिए। बोलो भाई बोलो। और T1 और T2 तो आपको पता ही है तापमान है। ठीक है, अगर इस समीकरण को अपन और भी क्लासिफाई करें या और थोड़ा डेरिवाइव करें तो T2 माइनस T1 आ जाएगा। ये T2 यहाँ और T1 अपन T1 इंटू T2, इस तरीके से आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये रिलेशन आपको क्या होना चाहिए जी? याद होना चाहिए। इसलिए याद होना चाहिए आपको। आगे बात समझ में? इस तरीके से आप क्या कर लोगे? इसको याद कर लोगे। नेक्स्ट, आपके दो टॉपिक यहाँ खत्म हो जाते हैं। पहला टॉपिक तो क्या था सर? बोलो। गुणधर्म। और दूसरा वाष्प दाब। वाष्प दाब में बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक मैंने समझा दिया है। तीन ही फैक्टर याद रखने हैं आपको। वाष्प दाब तापमान के समानुपाती होता है, क्वथनांक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और अंतर आणविक आकर्षण बल होते हैं ना, उनके भी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 3 पॉइंट बना के दे देगा और आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। चलो जी, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखेंगे। वाष्प दाब के लिए कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? वाष्प दाब के लिए कौन सा कथन सत्य है? ये ऑप्शन लिखो। वाष्प दाब ठोसों के लिए ज्ञात किया जाता है या उपयोग लिया जाता है। ठोसों के लिए उपयोग लिया जाता है। ठीक है। बी, वाष्प दाब द्रवों के लिए एवं बंद पात्र में उपयोग लिया जाता है। सी, वाष्प दाब गलन की गुप्त ऊष्मा पर निर्भर करता है।
ठीक है। डी ऑप्शन, वासुदाव, वासुदाव गैसों का प्रमुख गुण है, प्रमुख गुण है। या लिख लो गैसों के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए? और क्या लिख सकते हैं? गैसों के लिए, गैसों के लिए उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, किया जाता है। बताओ जी, ये क्वेश्चन इस तरीके का है। ये क्वेश्चन बस मैंने ही फ्रेम किया है, ठीक है। आपको बस एक ही बात याद रखनी है इसमें। क्या रखोगे जी? बाष्पदाब ठोसों के लिए उपयोग किया जाता है क्या? तो ठोसों के लिए तो कभी बाष्पदाब अपन क्रिएट ही नहीं करते, अर्थात ठोस कभी भी बाष्पदाब क्रिएट नहीं करते। ये द्रव की प्रॉपर्टी है, क्योंकि द्रव की ही बाष्प बनेगी और द्रव ही बाष्प अवस्था में कन्वर्ट होंगे। और बाष्प का खुद का अपने विलयन पर ही या अपनी द्रव की सतह पर ही क्या डाला जाता है? बोलो, दाब डाला जाता है, जिसे कहते हैं बाष्प दाब। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन। चलो जी, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? तो देखो, पहला द्रव की प्रॉपर्टी पढ़ ली अपन ने, ठीक है। इसके बाद में सेकंड घनत्व की बात कर ली, और घनत्व के बाद में यदि अपन और बात करें तो द्रव क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं? असंपीड्य, अर्थात द्रवों को दबाया नहीं जा सकता। और लिख लो इसमें एक गुण, सेवंथ, द्रव असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं, द्रव असंपीड्य होते हैं। एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। चलो जी, अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे, वासुदाब हो गया। वासुदाब इससे अच्छा आपको और कहीं भी कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। अपन ने जो पूरी बातें कर ली हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वासुदाब निर्भर करता है, निर्भर करता है, वासुदाब निर्भर करता है, पहला तापमान पर, बी ऑप्शन, या दूसरा है द्रव की प्रकृति पर, सी द्रव की मात्रा पर, और डी उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, निर्भर नहीं करता है। क्या लिखेंगे क्वेश्चन में? निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। चलो जी बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेवल स्टैंड में, इससे ज्यादा लेवल नहीं है लेवल स्टैंड का, आप सोच रहे हैं ना। तो वासुदाब निर्भर किस किस पर करता है, तो बताओ, बोलो भाई। तापमान पे करता है क्या? सर तापमान से तो अच्छे निर्भर करते हैं, तापमान तो आप किसी में लगा दो, सब निर्भर करेंगे। द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। यदि आकर्षण बल ज्यादा होंगे तो वाष्प कम बनेगी, और वाष्प कम बनेगी तो वासुदाब भी कम लगेगा। और यदि वाष्पशील है अर्थात वाष्प ज्यादा बनेगी तो वासुदाब ज्यादा क्रिएट होगा। बिल्कुल सर। द्रव की मात्रा पर करेगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि द्रव की मात्रा आप कितनी ले लो, जैसे पानी आप एक टैंकर ले लो, लेकिन वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या होगा? बॉइलिंग होगा, उससे कम पर नहीं हो सकता, चाहे कितना ले लो पानी। जब 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा ना, तभी जाकर के क्या हो जाएगा? वो बॉयल हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? निर्भर नहीं करता है। बोलो भाई। आ गई बात समझ में? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इतना ही अपन को दो ये पढ़े, और इतना ही अपन कर लेंगे।
ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक है श्यानता। नेक्स्ट टॉपिक है जी श्यानता। श्यानता, श्यानता को बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, इसे अपन नीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ईटा। नीटा बोल दो या ईटा बोल दो, ठीक है। अब देखो, जिस तरीके से सॉलिड में घर्षण काम करता है, उसी तरीके से द्रव में क्या काम करता है? श्यानता काम करती है। द्रव के, जैसे द्रव है, मैंने क्या 2 लेयर बनाई, ठीक है, ये 2 लेयर बना दी मैंने द्रव की। अब एक दूसरे पर जैसे इसको फिसलाओगे आप, ऐसे फिसलाओगे तो फिसलने के गुण में यदि वो कमी कर रहा है, अर्थात फिसल नहीं रहा आसानी पूर्वक, ऐसे ही बोलते हैं श्यानता। तो क्या बोलते हैं? द्रवों के स्वतः प्रवाह में आई रुकावट या बहने के गुण का विरोध क्या कहलाता है जी? श्यानता कहलाता है। श्यानता कहलाता है। अगर अपन श्यानता की बात करें तो सबसे ज्यादा श्यान कौन होगा? श्यानता का यदि ऑर्डर पूछे, क्या पूछ लीजिए? ऑर्डर, क्रम। तो देखो, श्यानता का यदि ऑर्डर पूछे कि सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा होती है ठोस की, उसके बाद आते हैं द्रव, और सबसे कम आती है गैस। सबसे कम गैस का मतलब सबसे कम श्यान है गैस, अर्थात गैस का प्रवाह आसानी पूर्वक हो जाएगा। ये क्या लिखेंगे? गैस का प्रवाह आसानी पूर्वक हो जाता है। आसानी पूर्वक हो जाता है। ठीक है जी, ठीक है। अब अपन श्यानता की बात करें। श्यानता का मतलब अपन जो सोच रहे हैं ना, उसका उल्टा समझना है अपने को। सबसे ज्यादा श्यान कौन है? ठोस। उससे कम कौन है? द्रव। और सबसे कम कौन है? गैस। अर्थात श्यानता का मतलब जो बहने के गुण को रोके, अर्थात आसानी पूर्वक कौन बह जाएगा? गैस। तो इसलिए कहा जाता है जैसे आपको दे देगा पानी, टेबल और ऑक्सीजन O2, ये दे दिया आपको। आपको पूछेगा कि श्यानता का बढ़ता क्रम लिखो। श्यानता का क्या लिखो? बढ़ता क्रम। अब श्यानता क्या होता है? बहने के गुण में आई रुकावट, अर्थात जो बह रहा है उसको रोकने का काम ही तो कर रहा है श्यानता। तो बहने के गुण में स्वतः प्रवाह को यदि रोक दे तो उसे बोलते हैं श्यानता। तो बताओ, यदि श्यानता का अपने को क्या पूछे? ऑर्डर पूछे, तो सबसे ज्यादा श्यान कौन है? बताओ। टेबल है, क्योंकि सॉलिड है। उससे कम श्यान कौन है? पानी। और सबसे कम श्यान कौन है? O2। तो ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। बोलो भाई। और इंक्रीजिंग पूछेगा तो बस ये पलट दो, आप पलट दो, टेबल इधर आ जाएगी। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं श्यानता किस किस पर निर्भर करती है। श्यानता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। पहला, श्यानता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंतर आणविक आकर्षण बल की। अंतर आणविक आकर्षण बल, अर्थात जितने ज्यादा अंतर आणविक आकर्षण बल होंगे वो उतना ही कम प्रभाव करेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा गुण क्या है? श्यानता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यदि अपन द्रव की बात करें तो अणुभार के, अर्थात यदि आप किसी भी कंपाउंड का अणुभार जितना ज्यादा होगा वो उसके ही क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अर्थात अणुभार बढ़ने के साथ में श्यानता वाला गुण भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। थर्ड यदि बात करेंगे तो श्यानता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है OH बॉन्ड के, OH बंध। जैसे ग्लिसरीन की बात करें अपन, किसकी बात करें? ग्लिसरीन। और पानी की बात करें, किसकी बात करें? पानी की। तो बताओ सबसे ज्यादा श्यान कौन है इसमें? सबसे ज्यादा श्यानता होगी ग्लिसरीन की, क्योंकि इसमें कितने OH बॉन्ड हैं? 2 OH बॉन्ड है।
2 OH बॉन्ड, और यहाँ एक ही OH है। बोलो, तो जितने OH बॉन्ड होंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं तापमान की। श्यानता इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तापमान के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? तापमान के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? तापमान के। और ये बात करें द्रव की, किसके लिए बात कर रहे हैं? द्रव के लिए। द्रव के लिए तापमान इंक्रीज करोगे, तापमान क्या करोगे? इंक्रीज करोगे, तो श्यानता क्या हो जाएगी? श्यानता कम हो जाती है। जबकि गैस के लिए, गैस के लिए, गैस के लिए तापमान इंक्रीज करोगे, क्या करोगे? तापमान यदि आप इंक्रीज करोगे तो श्यानता भी बढ़ जाती है। श्यानता, श्यानता इंक्रीज हो जाती है, यही याद रखोगे। आपको स्टेटमेंट दे देगा तापमान बढ़ाने पर श्यानता का गुण गैसों के लिए कम हो जाता है। बोलो, ये बात सही है गलत है? बोलो, ये बात क्या है? गलत है, क्योंकि तापमान बढ़ाओगे गैसों के लिए तो श्यानता का गुण भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आगे बात समझ में। अब आपको पूछता है ऑर्डर, क्या पूछता है जी? नेक्स्ट पूछता है इसमें ऑर्डर। जैसे आपको दे दिया पानी, शहद और ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, इनका ऑर्डर बता दो कौन सबसे ज्यादा श्यान है। तो सबसे ज्यादा देखो मैंने दे दिया A, B और C, तो सबसे ज्यादा श्यान कौन है बताओ? सबसे ज्यादा श्यान है C, उससे कम होगा B और उससे कम होगा A। आगे बात समझ में। ये श्यानता का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। श्यानता का क्या है जी? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आपको बस यही पूछता है। आगे बात समझ में। ये क्या होता है जी? श्यानता होता है। आगे बात समझ में। आपको एग्जाम्पल पूछेगा, इसके अलावा और भी कुछ पार्ट है, इसमें फिजिक्स वाला पार्ट है जो मैं आपको कुछ देर में समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे जी पृष्ठ तनाव। किसकी बात करेंगे? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव को बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन अर्थात सरफेस पर आने वाली टेंशन को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। बोलो भाई, सरफेस टेंशन क्या होता है? तो लिखेंगे एकांक, एकांक लंबाई पर, लंबाई पर लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव कहलाता है। अर्थात पृष्ठ तनाव को अपन कैसे नोट करें? बोलो भाई, पृष्ठ तनाव कैसे नोट करें? पृष्ठ तनाव को अपन किससे डिनोट करते हैं देख लेते हैं एक बार। देखो, रो से करें या किससे करें, एक बार देख लेते हैं इसको। टी से किसे नोट करते हैं जी? टी से नोट करते हैं। पृष्ठ तनाव को टी से नोट करते हैं। पृष्ठ तनाव को किससे नोट करते हैं? टी से। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो भाई, टी इक्वल टू F/L। आगे बात समझ में। इसकी यदि यूनिट की बात करूं, मात्रक की, मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। आगे बात समझ में। अब देखो, सबसे पहले बात करेंगे पृष्ठ तनाव की। पृष्ठ तनाव से अब आप देखते होंगे, जैसे आपने कभी भी जैसे पानी से हमारा शरीर भीग जाता है, ठीक है, और जबकि यदि आप एज डालोगे, किसी कांच की सतह पर एज डालोगे तो उससे कांच गीला नहीं होता है। तो इसके लिए काम करते हैं ससंजन बल और आसंजन बल।
ससंजन का मतलब है एक प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला बल को ससंजन बोलते हैं। आसंजन, डिफरेंट प्रकार के जो अणु होते हैं उनके मध्य लगने वाले बल को क्या करते हैं, आसंजन बल कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया पृष्ठ तनाव। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आपको एग्जाम्पल समझना है। पानी की बूंद का गोलाकार होना, ठीक है। उसके बाद में कांच की सतह जल द्वारा गीली होना, ठीक है। इसका रीजन क्या है, अब देखो जो बल होते हैं ना पृष्ठ तनाव में दो तरीके के बल काम करते हैं। कितने प्रकार के, दो बल काम करते हैं। एक होता है ससंजन बल, क्या होता है, सहसंजन बल, और एक होता है आसंजन बल। सहसंजन बल किसे कहा जाता है बच्चों, सहसंजन बल का मतलब है एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या कहलाता है, ससंजन बल। आसंजन, दो प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, ये क्या कहलाता है जी, आसंजन बल कहलाता है। इस तरीके से हमारे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको द्रव अवस्था कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अपन अभी छोड़ने वाले नहीं है इसको, क्योंकि जब अपन को ये पृष्ठ तनाव और श्यानता का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक अपन समझने वाले या छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि रीजन क्या है, वैसे तो मैंने जितना पढ़ा दिया आपको, यदि केमिस्ट्री के अंतर्गत क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन यदि लेवल को लेकर चला गया तो अपना 33 क्वेश्चन का जो टारगेट है वो कैसे कंप्लीट होगा। तो इसलिए अपन अब पढ़ेंगे फिजिक्स में कि श्यानता और पृष्ठ तनाव होता क्या है। उसके लिए मैं आपको प्रॉपर नोट्स लेके आया हूँ, क्योंकि देखो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है ये, क्योंकि श्यानता का आपको एग्जाम्पल ही पूछेगा और एग्जाम्पल आप आसानी पूर्वक कर दोगे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। लेकिन फिजिक्स के अंतर्गत कुछ रूल रेगुलेशन और कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं जो अपन को समझने हैं। आगे बात समझ में, तो आप एक बार 2 मिनट का ब्रेक ले लो। चलो भाई करें स्टार्ट। तो करते हैं अपन अब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या होगा, ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अपन अभी इसका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि अपन का टारगेट है 33 क्वेश्चन, 33 में से 33 लाना, ये अपना टारगेट रहेगा, तभी जाकर के 30 क्वेश्चन सही होंगे आपके, ठीक है। लेकिन अपन यहाँ 30 का टारगेट रखेंगे तो फिर 20-25 पे रह जाओगे बच्चों। तो कहते हैं माजी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, माजी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार तो कम लेकिन उस पार बहुत है, इस पार तो कम लेकिन उस पार बहुत है, जहाँ तूने खोली है शीशे की दुकान, जहाँ तूने खोली है शीशे की दुकान, वहाँ पत्थर के खरीदार बहुत हैं, वहाँ पत्थर के खरीदार बहुत हैं। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे जी पृष्ठ तनाव और श्यानता को अपन को पढ़ना है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे जी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो जी सबसे पहले बात करेंगे श्यानता की। किसकी बात करेंगे जी, श्यानता की। आई होप आप सभी को ये पीडीएफ प्रॉपर तरीके से देख रही होगी। तो देखो जी श्यानता होती क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है
देखो श्यानता तरल या द्रव या गैस। अब देखो शांत तरल में दो पदार्थ आते हैं अपने, एक तो गैस आती है और एक द्रव आती है, कि दोनों में बहने का गुण होता है। ठीक है, अब देखो जी श्यानता तरल एवं द्रव का वह मौलिक गुण है जिससे यह दो सन्निकट परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह तरल घर्षण या आंतरिक घर्षण कहलाता है। दो परतों के मध्य जो सापेक्ष गति हो रही है उसमें ही यदि ये कमी करेगा उसे क्या कहते हैं अपन, श्यानता कहा जाता है। अर्थात ये कह दो द्रव के स्वतः प्रवाह का विरोध करने वाले गुण को क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। अब देखो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, बस याद रखना है कि श्यानता के लिए अपना एक तो करता है न्यूटन का श्यानता का नियम काम। कौन सा करता है, न्यूटन का श्यानता का नियम काम करता है। देखो जो बल लगता है वो परतों के संपर्क क्षेत्रफल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, परतों के मध्य वेग प्रवणता के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा बी एक्स अपॉन बी वाई। ठीक है, यदि अपन इस कंप्लीट से फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या आता है बताओ, श्यानता गुणांक नीटा इक्वल टू एफ अपॉन ए बी अपॉन एल। तो एक्चुअल में जब फॉर्मूले की बात करेंगे अपन तो फॉर्मूला क्या बना सर, नीटा इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू बी अपॉन एल। तो एफ इंटू एल डिवाइड बाई बी, ए इंटू बी। ठीक है, अब देखो यदि अपन मात्रक की बात करें, क्योंकि मात्रक आपको वैसे तो किस में पूछ सकता है, फिजिक्स में, लेकिन अपने केमिस्ट्री के अंदर देख रखा है श्यानता। तो मात्रक की बात करें तो देखो न्यूटन इंटू सेकेंड मीटर स्क्वायर या पास्कल इंटू सेकेंड या पॉइजलिन पीएल या डेका पोल्स। ठीक है, अगर सीजीएस में बात करेगा तो डायन इंटू सेकेंड सीएम स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पॉइज, और 1 डेका पॉइज इक्वल टू होता है 10 पॉइज। आगे बात समझ में। तो देखो पहले तो आपको ज्यादातर याद रखना है कि जो नीटा है, नीटा का पहले तो डिनोट किससे करते हैं सर, नीटा से करते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो इसका जो मात्रक होता है पॉइज होता है, क्या होता है, पॉइज। पॉइज होता है किसमें, सीजीएस में पॉइज होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है डायन, डायन इंटू सेकेंड और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में। इसके बाद में यदि बात करें स्टोक का नियम, दूसरा काम कौन सा करता है इस पर, स्टोक का नियम काम करता है। पहला तो न्यूटन का, दूसरा स्टोक का नियम काम करता है। अब देखो स्टोक का नियम क्या कहता है जी, स्टोक का नियम दूसरा काम कौन सा करता है, स्टोक का नियम। तो आपको दो ही नियम याद रखने हैं, नियम क्या होते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको यदि काम करना है तो आपको सबसे पहले तो मात्रक पता होना चाहिए, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या पॉइजली या डेका पॉइज। ठीक है, डायन इंटू सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर या पॉइज या 10 पॉइज। 1 डेका पॉइज किसके बराबर होता है, 10 पॉइज। डेका का मतलब होता है 10। आगे बात समझ में। इसके बाद में यदि बेमा पूछ ले आपसे, वैसे फिजिक्स में पूछेगा लेकिन हमारे यहाँ पूछ नहीं सकता, लेकिन पूछ ले तो कर लो यार, m1l1 t-1, m1l1 t-1। ठीक है, अब स्टोक का नियम काम करता है इस पर। अब देखो यदि r त्रिज्या का छोटा गोला किसी समांगी माध्यम द्रव या गैस जिसका श्यानता गुणांक नीटा है में स्वतंत्रता पूर्वक वेग v से गिर रहा है तो उस पर कार्य करने वाला श्यान बल का मान एफ बी क्या होगा जी, एफ इक्वल टू 6 पाई नीटा आर इंटू बी। अर्थात यदि अपन बात करें कंप्लीट फॉर्मूले की, ये फॉर्मूला तो अपन के केमिस्ट्री में भी आता है, किसकी बात करेंगे जी, फॉर्मूले की। एफ इक्वल टू 6 पाई नीटा आर इंटू बी। तो देखो पाई क्या है, 22/7 होता है सर। ठीक है, नीटा क्या है, श्यानता गुणांक है, ये क्या है, श्यानता गुणांक है। ठीक है, आर क्या है, उस गोले की त्रिज्या है, क्या है, गोले की त्रिज्या है। बी क्या है, आयतन है, क्या है जी, आयतन। वॉल्यूम बोल दो या आयतन बोल दो। आगे बात समझ में। इस तरीके से आपको याद रखना है स्टोक का नियम श्यानता के लिए कौन सा काम करता है, स्टोक का नियम काम करता है। ये आपको समझ में आना चाहिए, बाकी आपको कोई लेना देना नहीं है। 6 पाई एन आर बी आर, ये याद रखना है, 6 पाई एन आर इंटू बी। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्या करा है, द्रवों की श्यानता। द्रवों की श्यानता की निर्भरता, द्रवों की श्यानता की निर्भरता ये अपने केमिस्ट्री का ही पार्ट है जो अपने को याद रखना है।
देखो, द्रवों के तापमान पर जब ताप बढ़ाते हैं तो द्रव के अणुओं के मध्य संसंजन बल घटता है। इस प्रकार ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है। मैंने क्या लिखाया, जब तापमान बढ़ाओगे तो द्रव की श्यानता कम हो जाती है। लेकिन गैसों में श्यानता एक गतिशील परत से दूसरी गतिशील परत के मध्य गैस के अणुओं के विकास के कारण होती है तथा ताप बढ़ाने पर विसरण की दर बढ़ जाती है, इसलिए श्यानता भी बढ़ती है। इस प्रकार ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है। मैंने आपको क्या लिखाया कि तापमान यदि इंक्रीज करोगे, तापमान को क्या करना है सर, इंक्रीज करोगे तो गैसों के लिए श्यानता क्या हो जाती है, गैसों के लिए श्यानता इंक्रीज हो जाती है, याद रखना है। जबकि द्रवों के लिए श्यानता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन तरल के दाब पर। द्रवों में श्यानता दाब बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है। यदि आप दाब बढ़ाओगे ना, दाब बढ़ा दिया, क्यों दाब बढ़ा दिया मतलब पार्टिकल पास पास ला दिए, पार्टिकल पास पास ला दोगे तो क्या आसानी पूर्वक फिसलेंगे, क्या तो आसानी पूर्वक नहीं फिसलते हैं, इसलिए श्यानता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि दाब बढ़ाओगे तो श्यानता बढ़ जाएगी। लेकिन गैसों में दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बस यही बात याद रखनी। गैसों की श्यानता प्रायोगिक रूप से दाब पर निर्भर नहीं करती है। तो अगर दूसरा पूछे कि दाब से क्या होगा, तो दाब पर निर्भर नहीं। आगे बात समझ में नहीं, ये दाब पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन द्रवों की श्यानता दाब बढ़ाओगे तो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, पार्टिकल पास आएंगे तो फिसलन कम हो जाएगी, और फिसलन यदि कम हो जाएगी तो बताओ कभी भी श्यानता का गुण क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद में ये अपना कंप्लीट हो जाता है, श्यानता यहां हो जाती है कंप्लीट। क्या बात समझे आप इसमें, क्या बात समझे जी। दो परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ये गति का क्या करता है जी, विरोध करता है। ठीक है। दूसरा बात, इसके लिए दो काम करते हैं, न्यूटन का नियम और स्टोक का नियम। किसका नियम, स्टोक का नियम। ये क्या होता है, F बराबर 6 पाई नीटा R इंटू बी। ये सीधा सीधा फॉर्मूला देखेगा आपको। न्यूटन का क्या है, F इक्वल टू या नीटा इक्वल टू, क्या नीटा इक्वल टू F अपॉन L डेल्टा बी अपॉन या डेल्टा की बी अपॉन एल, एफ अपॉन एल देखो जी, न्यूटन का नियम इधर लिख लो, न्यूटन का नियम यहां से मिटा दो इसको। न्यूटन का नियम क्या है, नीटा इक्वल टू एफ अपॉन ए बी अपॉन एल, यही है। यूनिट क्या है, मात्रक। नीटा का मात्रक पूछे तो पॉइज बोल देगा, या फिर बोलेगा न्यूटन इनटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या होगा, इसकी यूनिट हो गई। उसके बाद में श्यानता की बात करेगा। श्यानता तापमान का निर्भरता की बात करेंगे तो द्रव के लिए कम हो जाती है और गैस के लिए बढ़ जाती है, गैस के लिए बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद बात करेंगे दाब की। किसकी बात करेंगे, दाब। तो द्रव की श्यानता बढ़ जाती है, यदि दाब बढ़ाओगे तो श्यानता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। और गैस दाब पर निर्भर नहीं करती है, नहीं करती है। बोलो यहां तक किसी को कोई परेशानी। तो इस तरीके से श्यानता वाला जो टॉपिक है ये इतना आपको याद रखना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे अपन देखो
कुछ आपको क्या दे रखे हैं, वैसे तो आपको सेम ही दे रखा है पूरा डाटा। देखो आपको दिख रहा होगा, आई होप। देखो अगर कुछ तत्वों की श्यानता ज्ञात करें, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा होता है ना, पेपर में वही पूछता है। तो देखो क्या दे रखा है, जल, जल का यदि तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जल का तापमान यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो श्यानता गुणांक होता है 1.0। कितना होता है, 1.0। यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान करोगे तो श्यानता क्या हो गई बताओ, कम हो गई क्या, 0.3 हो गई, अर्थात श्यानता गुणांक कम हो गया। और श्यानता गुणांक कम हो गया तो आसानी पूर्वक बहेगा कि नहीं बहेगा जल, आसानी पूर्वक बहेगा। इसके बाद बात करते हैं रक्त की। रक्त को बोलते हैं खून, बोलते हैं ना तू मेरे खून का पी जाएगा क्या, तो खून, खून का 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो श्यानता गुणांक होता है वो होता है 2.7। ठीक है। मशीन का तेल, कोई मशीन में तेल डाल रहे हो, यदि 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कर रखा है तो ये होता है 113। यदि 38 डिग्री सेंटीग्रेड कर रखा है तो ये होता है 34। अर्थात तापमान बढ़ाने पर तेल का क्या होगा, श्यानता गुणांक कम हो जाएगा, और श्यानता गुणांक कम हो जाएगा तो आसानी पूर्वक वर्क करेगा वो। ठीक है। इसके बाद आती है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है 830। कितना होता है, 830। शहद का 200, शहद का होता है 200। वायु का, वायु का देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 0.007, 0.0017, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 0.019। तो बताओ जैसे तापमान बढ़ाया तो वायु का तो बढ़ गया, वायु का श्यानता गुणांक बढ़ गया, जबकि द्रवों का क्या हो गया, कम हो गया। यदि आपको पूछे डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा श्यान कौन है सर, सबसे ज्यादा श्यानता किसकी है, तो याद रखनी है सबसे ज्यादा सब श्यानता है वो है ग्लिसरीन की, ग्लिसरीन। ठीक है, सबसे ज्यादा श्यानता। सब उससे कम किसकी है, उससे कम है जी शहद की। किसकी है, शहद की। थर्ड नंबर पे बात करें तो थर्ड नंबर पे अपन बात करेंगे तो देखो फ्रेम मशीन का तेल, नॉर्मल बात करेंगे तो मशीन का तेल, मशीन का तेल। फोर्थ बात करेंगे, फोर्थ बात करेंगे तो रक्त, फिर कौन आता है, रक्त। फिफ्थ पे बात करेंगे तो फिर कौन आता है, जल। बस यही एग्जाम्पल आपको घूम फिर के पेपर में पूछने वाला है। आगे बात समझ में, बोलो भाई श्यानता में इतना ही याद रखना है, यही आपके एग्जाम्पल याद कर लोगे क्या, बताओ भाई बताओ, एक बार आप इन एग्जाम्पल को देख सकते हो। चलो जी इतना ही आप याद कर लोगे। अब अपन बात करेंगे पृष्ठ तनाव की, क्योंकि देखो एनसीईआरटी का निचोड़ में छोड़ता नहीं, जब तक मैं पूरा नहीं पढ़ा दूंगा ना तब तक छोड़ता नहीं मैं। चलो जी अब अपन बात करेंगे पृष्ठ तनाव की। किसकी बात करेंगे जी, पृष्ठ तनाव। बाकी तो मैंने आपको जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो बता दिया है। चलो जी पृष्ठ तनाव क्या होता है, ये भी क्या है, द्रवों का गुण है। ये क्या है, द्रवों का गुण है। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, बोलो पृष्ठ तनाव कहलाता है। पढ़ लेंगे इसको। पृष्ठ तनाव मुख्य रूप से द्रव का एक गुण होता है। द्रव की सतह एक खींची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह व्यवहार करती है, जिसके सिकुड़ने की प्रकृति होती है तथा अपने स्वतंत्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की कोशिश करती है। द्रव का यह गुण क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। अब इसमें जो काम करने वाले जो बल होते हैं उन्हें बोलते हैं अंतर आणविक बल। क्या बोलते हैं जी, अंतर आणविक बल। तो देखो अंतर आणविक बल की बात करता है ये, अणुओं के मध्य कार्यरत आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल को अंतर आणविक बल एवं अंतराण बलों की प्रकृति वैद्युत चुंबकीय होती है। आपको बोलेगा अंतर आणविक जो बल जो काम करते हैं ना इनकी प्रकृति क्या होती है, तो इनकी प्रकृति होती है वैद्युत चुंबकीय होती है। अंतर आणविक आकर्षण बल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है ससंजन बल, एक होता है आसंजन बल। समान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजन बल कहते हैं, जैसे जल के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, पारे के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, अर्थात एक ही में काम करेगा तो ससंजन। यदि दो भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, आसंजन बल कहा जाता है। उदाहरण कांच व स्याही के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। देखो जैसे कागज होता है ना, कागज पर अपन स्याही डालते हैं तो इनके मध्य आसंजन बल काम करता है, इसलिए अपने को दिखाई देती है, और इसलिए ही स्याही कागज पर क्या हो जाती है, चिपक जाती है आसंजन बल के कारण। इसके बाद में अंतर आणविक बल गुरुत्वाकर्षण बल से भिन्न होता है तथा व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। व्युत्क्रम वर्ग का मतलब जो आर स्क्वायर होता है नीचे, उसका ये काम नहीं करता है। जिस दूरी तक ये बल प्रभावी होते हैं उसे आणविक परास कहते हैं। यह दूरी लगभग 10⁻⁻⁹ मीटर होती है। अर्थात आपको बात करेगा कि जो आसंजन और ससंजन बल है ये कितनी दूरी तक काम करते हैं, तो ये 10⁻⁻⁹ मीटर तक काम करते हैं। इस सीमा में दूरी घटने के साथ ये बल तेजी से बढ़ता है।
अर्थात ये 10 की घात -9 दूरी है, इससे कम कर दोगे तो ये बल और ज्यादा प्रबल रूप से काम करते हैं। आणविक परास का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो आणविक परास है इसका जो मान होता है ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब अपने को समझना है एग्जाम्पल, किसकी बात करेंगे जी? एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं। आई होप आप सभी को ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। चलो जी नेक्स्ट अपन बात करते हैं जी उदाहरण क्या क्या है। उदाहरण ही पूछता है आपसे, दिख रहा है आप लोगों को उदाहरण। सबसे पहला एग्जाम्पल है पानी कांच। पानी और कांच, पानी कांच की सतह को गीला कर देता है जबकि पारा नहीं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब पानी कांच के संपर्क में आता है तो पानी तथा कांच के अणुओं के मध्य आसंजक बल कार्य करता है। आसंजक बल पानी के अणुओं के ससंजक बल से ज्यादा होता है। देखो मैंने कहा कि यह दूरी पर क्या है, कम निर्भर करता है। जैसे 10 की घात -9 दूरी है उससे कम हो जाएगा तो यह बल और प्रबल काम करेगा, और यदि दूरी बढ़ जाएगी तो यह बल कम काम करेगा। इसने कहा कि जो पानी है क्या है जी, देखो पानी है क्या है, पानी। पानी और पानी के मध्य में काम कर रहा है ससंजन बल। कौन सा बल कर रहा है? सहसंजन बल काम कर रहा है। जबकि पानी और कांच के मध्य काम कर रहा है आसंजन बल। कौन सा कर रहा है? आसंजन बल। अब आसंजन बल का मान ज्यादा है ससंजन बल से, तो ये पानी क्या करेगा? कांच की सतह को क्या कर देता है? गीला कर देता है। जबकि नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, जिससे पानी के अणु कांच की सतह से चिपक जाते हैं और सतह को गीली हो जाती है। पारे के लिए आसंजक बल का मान ससंजक बल से कम होता है तथा पारे के अणु कांच की सतह पर चिपक नहीं पाते हैं, जिससे पारे के अणु की सतह गीला नहीं कर पाते। ये कह रहा है सर जो पारा है, कौन है? जो पारा है और पारा, पारे के मध्य में कौन सा काम कर रहा है? ससंजन बल काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? ससंजन बल काम कर रहा है। जबकि पारा और पानी के मध्य में या कांच के मध्य में, पारा और कांच के मध्य में कौन सा काम कर रहा है? आसंजन बल काम कर रहा है। आसंजन बल काम कर रहा है। लेकिन पारे के मध्य में जो ससंजन बल काम कर रहा है उसका मान अधिक होता है पारे और कांच से, इसलिए पारा कभी भी कांच की सतह को गीला नहीं कर पाता है जबकि पानी कर देता है। रीजन क्या है? अब आपको पेपर में जब पूछेगा ना, आपको पूछेगा पानी कांच की सतह को गीला कर देता है जबकि पारा नहीं। इसका कारण है पानी के मध्य लगने वाला ससंजन बल पानी और कांच के आसंजन बल से कम होता है। पानी के मध्य लगने वाला ससंजन बल पानी और कांच के मध्य लगने वाले आसंजन बल से ज्यादा होता है। पारा और कांच के मध्य में लगने वाला ससंजन बल, पारा और कांच के मध्य में काम करने वाला ससंजन बल पारे के आसंजन बल से ज्यादा होता है, और पारे के आसंजन बल का मान पानी और कांच के मध्य में काम करने वाले ससंजन बल से कम होता है। तो इस तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, एक ही सही है इसमें। पानी और कांच के मध्य में लगने वाला आसंजन बल पानी के ससंजन बल से कम होता है। ये स्टेटमेंट पेपर में पूछ सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन बनकर मैं बताऊंगा अभी किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, आई होप आप सभी को ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। दूसरा तेल पानी, किसकी बात कर रहा है जी? तेल पानी की। पानी के मध्य में काम क्या कर रहा है? ससंजन बल। तेल पानी के मध्य में आसंजक बल काम कर रहा है, और तेल का संजक बल कम होता है। अब देखो तेल और पानी की बात करें तो देखो पानी का ससंजक बल ज्यादा होता है तेल पानी के आसंजक बल से, और तेल का ससंजक, अब आपको ऑर्डर भी पूछ सकता है, पानी का ससंजक बल ज्यादा होता है, तेल पानी का आसंजक बल उससे कम होता है, तेल का संजक बल उससे भी कम होता है। यदि तेल की सतह पर पानी डाला जाता है तो पानी की बूंद गोलाकार हो जाती है। अब देखो तेल की सतह पर पानी की बूंद डाल रहे हो आप, लेकिन पानी का ससंजन बल ज्यादा है तो गोलाकार बूंद हो जाती है। जबकि समझो यदि पानी की सतह पर तेल की बूंद डाली जाती है तो यह एक पतली परत के रूप में बड़े क्षेत्रफल में फैल जाती है। देखो जब आप पानी की, जैसे आपने तेल लिया, तेल की सतह पर तेल है, तेल में पानी डाल दिया तो गोलाकार बूंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि पानी में आपने ऑयल डाल दिया तो एक सरफेस एरिया बढ़ा होकर के पतली परत के रूप में जमा हो जाती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि पानी का ससंजक बल ज्यादा है पानी और तेल के आसंजक बल से, और तेल और तेल के ससंजक बल से। आगे बात समझ में? ये दोनों एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है? स्याही और कागज।
स्याही व कागज के अणुओं के मध्य आसंजक बल, स्याही और कागज के अणुओं के मध्य आसंजक बल, स्याही के संसंजक बल, इसलिए स्याही का पेपर चिपक जाता है। स्याही और कागज के जो आसंजक बल होता है ये ज्यादा होता है स्याही के संसंजक बल से, इसलिए क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है जी। पृष्ठ तनाव का स्पष्टीकरण करना है अपने को। पृष्ठ तनाव का आणविक सिद्धांत क्या है, तो देखो पृष्ठ तनाव की अवधारणा सबसे पहले लाप्लास के अंतर आणविक बल के आधार पर दी गई। लाप्लास के अनुसार पृष्ठ तनाव एक आणविक घटना है जो विद्युत चुंबकीय बलों के कारण उससे पृष्ठ तनाव के कारण निम्न प्रकार समझा जाता है। दो अणुओं के मध्य की दूरी आणविक परास 10⁻⁹ मीटर से कम है तब ये आपस में आकर्षित होते हैं, लेकिन यदि ये दूरी बढ़ जाएगी, आणविक परास अधिक होती है तो आकर्षण बल नगण्य हो जाते हैं। यदि एक अणु के केंद्र मानकर सी त्रिज्या का एक गोला खींचा जाता है तो केवल अणु इस प्रकार के गोले के अंदर है, इस गोले के केंद्र पर स्थित अणु के द्वारा आकर्षित होते हैं। यह गोला आणविक सक्रियता का गोला है, प्रभाव क्षेत्र से गोला कहलाता है। द्रव के मुक्त पृष्ठ सतह तनाव को समझाने के लिए पानी के 4 द्रव अणुओं को एबीसी को उनके आणविक सक्रियता गोले के साक्ष्य हैं। देखो ये डी वाला गोला है, आई होप आप सभी को ये दिख रहा होगा। चलो जी, आप सभी को ये दिख रहा होगा। ये गोले दिख रहे हैं, देखो 4 गोले हैं। कितने गोले हैं जी, 4 गोले आपको दिखने चाहिए। क्या कह रहा है गोला, देखो एक गोला पानी के अंदर पूरा पड़ा हुआ है, ये गोला पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका ये सतह पर है, ये क्या है, सतह पर है। जो बी वाला गोला है इसका नीचे वाला पार्ट थोड़ा नीचे है, और जो सी वाला है इसका आधा पार्ट ऊपर है आधा नीचे है। तो क्या कह रहा है कि पृष्ठ तनाव की घटना किस प्रकार से अपन अज्यूम करते हैं, तो समझो। चित्रानुसार डी गोला पूरी सतह द्रव के अंदर है, इसलिए अणु समान रूप से सभी दिशाओं में आकर्षित होते हैं, इसलिए परिणामी संसंजक बल शून्य हो जाता है। देखो जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे इधर की साइड, पीछे की साइड, बगलों की साइड, मेरे को चारों साइड से यदि समान रूप से कोई खींचेगा तो मैं कहीं जाऊंगा क्या, मैं एक जगह ही रहूंगा क्या, मैं एक जगह ही रहता हूं। तो संसंजक बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में। फिर सी में देखो, सी वाला क्या कह रहा है कि आधा पार्ट तो नीचे आधा पार्ट ऊपर है। सी अणु का गोला द्रव की सतह के ठीक नीचे, इसलिए परिणामी संसंजक बल शून्य, बल भी शून्य होगा। देखो कुछ पार्ट नीचे है ना, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब देखो, अब ए और बी के लिए क्या है, वे घटक जो अणुओं के मध्य संसंजक बल को बढ़ाते हैं, पृष्ठ तनाव को बढ़ाते हैं, तथा घटक अणुओं के मध्य की संसंजक बल को घटाते हैं, पृष्ठ तनाव को भी क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है। अब देखो संसंजक बल पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, किसका जी, तापमान की बात करेंगे अपन। तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, यही इंपॉर्टेंट अपने। इसके बाद में अशुद्धियों की भी बात कर लेते हैं। जैसे अपन कपड़े धोते हैं तो अशुद्धियों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका। देखो यदि अशुद्धियों को द्रव में डालने पर वह पूर्ण रूप से घुलनशील हो तब इसका पृष्ठ तनाव बढ़ता है। जैसे द्रव में थोड़ी मात्रा में आयनिक लवण डालने पर वह घुल जाता है, इसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यदि अशुद्धि आंशिक रूप से द्रव में घुलनशील है तब इसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि द्रव अणुओं तथा अघुलनशील अशुद्धियों के मध्य आसंजक बल संसंजक बल से प्रभावी कम कर देता है। जैसे पानी में अपमार्जक डालने पर इसका पृष्ठ तनाव घटता है। आगे बात समझे, पानी के अंतर्गत आप डिटर्जेंट डालते हो तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है। क्रांतिक ताप क्वथनांक बिंदु पर इसका मान 0 हो जाता है। नोट, पानी का पृष्ठ तनाव 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। पेपर में पूछेगा पृष्ठ तनाव का मान किस टेम्परेचर पर सर्वाधिक होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में भी चेंज कर सकता है, वो 4 + 273 अर्थात 277 केल्विन पर भी क्या होता है, सर्वाधिक। लेकिन यदि तापमान बढ़ा दोगे ना तो पृष्ठ तनाव का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहा है इसकी डेफिनेशन क्या है वो समझो। पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन क्या है, वैसे तो मैंने बता दिया है आपको। द्रव की पृष्ठ सतह पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा जो एकांक लंबाई के पृष्ठ तल में रेखा के लंबवत एक दिशा में लगने पर बल है, द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाता है। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसे किससे नोट करते हैं, टी से। टी बराबर
F/L। अगर अपन बात करें इसकी यूनिट की तो न्यूटन पर मीटर, जूल पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस में डायन पर सेमी, अर्ग सेमी स्क्वायर, और विमा होती है M1 L0 T-2। आगे बात समझ में? चलो एक बार विमा देख लेते हैं इसकी, क्योंकि देखो न्यूटन पर मीटर है तो M1 L1 T-2 और ये 0 हो जाएगी। ठीक है, इसकी हो गई M1 L0 T-2। ये इसकी क्या हो जाती है? विमा हो जाती है। मात्रक न्यूटन पर मीटर, जूल पर मीटर स्क्वायर, डायन पर सेमी, अर्ग सेमी स्क्वायर, M1 L0 T-2, M1 L0 T-2। ठीक है, अब देखो एक अंक लंबाई है, ये बल इधर भी काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है। ये कोई काल्पनिक रेखा खींच दिया आपने तो ये लंबाई के लंबवत है क्या? तो लंबाई के लंबवत काम करने वाला बल क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। आगे बात समझ में? चलो जी, कुछ गोल्डन पॉइंट है। पृष्ठ तनाव क्या होता है बच्चों? पृष्ठ तनाव अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला बल द्रव की सतह के स्पर्श रेखीय रूप से कार्य करता है। पृष्ठ तनाव ससंजक बल के द्वारा होता है। अधिक ससंजन बल होने के कारण पृष्ठ तनाव बलशाली होगा। यदि ससंजन बल का मान बढ़ेगा, किसका मान? ससंजन बल का मान बढ़ेगा, सहसंजन बल का मान बढ़ेगा, बल इंक्रीज होगा बच्चों। तो बताओ पृष्ठ तनाव भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। टी भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब द्रव की सतही क्षेत्रफल बढ़ता है तब द्रव के अंदर के अणु सतह की ओर आते हैं और नीचे की ओर कार्य ससंजक बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। जब क्षेत्रफल बढ़ा दोगे ना तो वो काम किसके विरुद्ध कर देंगे बताओ? ससंजक बल के विरुद्ध कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आप सभी को ये पृष्ठ तनाव वाला कॉन्सेप्ट भी और श्यानता वाला कॉन्सेप्ट फिजिक्स के अनुसार भी क्या हो गया होगा? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब एक रिव्यू देखो, आपको मैं दिखा दूं। ये है फिजिक्स की एनसीईआरटी, तरलों की यांत्रिकी गुण। यदि आपको ये समझ में आया हो तो आपको फिजिक्स की तरल यांत्रिकी गुण, वैसे ये पूरा आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, आपको सेव करके रख रहा हूँ। किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी क्लास रिकॉर्डेड रूप में आपको मिलने वाली है। मैं सभी जगह बातें कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूट में आपको ये क्लासेस सारी रिकॉर्ड फॉर्म मिल जाएंगी। बाकी यूट्यूब पर तो पूरी मिल ही रही है। ठीक है, यूट्यूब पर कॉमर्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी, और यदि किसी के ऐप में मिलेंगी तो आपको जल्दी ही अपडेट कर दिया जाएगा किस ऐप में ये क्लासें मिलने वाली हैं। ठीक है जी, मेरा बस ये टारगेट था कि आपको किस तरीके से बताया जाए। तो देखो, तरलों के यांत्रिक गुण फिजिक्स का चैप्टर है क्लास 11 फिजिक्स। ठीक है, आपको देखो श्यानता और पृष्ठ तनाव ये दे रखा। अपने केमिस्ट्री में इनका काम नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री वाले सिलेबस में दे रखा है। आई होप मैंने बिल्कुल आपको केमिस्ट्री की तरह ही समझा दिया इनको। ठीक है, इससे अच्छा आपको केमिस्ट्री में कोई भी नहीं समझा सकता इसको। ठीक है जी, चलो अब अपन बात करते हैं पृष्ठ तनाव के कुछ एग्जाम्पल हैं जो भी आप याद कर लेंगे एक बार। चलो जी, ये देखो पृष्ठ तनाव की कुछ वैल्यू आपको मैं याद करवा रहा हूं, ये आपको पेपर में पूछ सकता है। देखो जी, हीलियम, इसकी बात कर रहे हैं हीलियम की। यदि हीलियम का तापमान -273 है, 270 है, 273 नहीं 270, तो पृष्ठ तनाव का मान है 0.000239। ठीक है, अब यदि आप बात करें ऑक्सीजन की -183 पर, कितने पर? -183 पर 0.0132। ठीक है, एथेनॉल का 20 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है? 0.0227। जल का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.0727। पारे का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.4355। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। पेपर में पूछेगा तो यही पूछ सकता है, बस ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। आई होप आप सभी को ये दिख रहा होगा। ठीक है जी, और जूम कर देता हूं इसको थोड़ा। ले देख लो, दिख रहा है क्या? बोलो भाई बोलो, दिख रहा है। चलो जी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ये थोड़ा सारांश दे रखा है आपको इस चैप्टर का, ये भी अपन थोड़ा देख लेते हैं एक बार, क्योंकि अपन को कोई काम की चीज इसमें मिल ही जाएगी। तो देखो, अगर आपसे बात करें तरल की,
तरल की बात करें तो अपन इसमें द्रव और गैस की बात करते हैं, क्योंकि तरलों का जो गुण होता है, बहने का गुण होता है, वो गैस में और द्रव में मिलता है, ठोसों में नहीं पाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। देखो ठीक है जी, द्रव असंपीड्य होते हैं, इसका अपना स्वतंत्र पृष्ठ होता है। जैसे देखो आपको कोई भी द्रव भरा मैंने, ये द्रव भर दिया इसमें, ये द्रव भर दिया, ये अपने आप एक काल्पनिक पृष्ठ का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं? काल्पनिक पृष्ठ का निर्माण कर लेते हैं। पेपर में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ एक काल्पनिक पृष्ठ का निर्माण करते हैं? ठोस, द्रव, गैस या सभी? तो आपका आंसर हो जाएगा द्रव। क्या हो जाएगा जी? द्रव। ठीक है। और गैस संपीड्य होती है तथा यह फैलकर समस्त उपलब्ध स्थानों पर भर देती है। यदि किसी गैस द्वारा किसी क्षेत्रफल ए पर आरोपित अवलंब बल F है, औसत दाब P है, तो बल और क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। P दाब, P बराबर होता है F/A, क्योंकि आपको दाब भी पूछ सकता है। दाब क्या होता है? F/A। दाब का मात्रक पास्कल होता है, यह वास्तव में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है, या पर मीटर बोल दो या मीटर का -2 बोल दो। अन्य सामान्य मात्रक इस प्रकार है। 1 ATM बराबर 1.10। देखो ये याद रखना है, ये अपने केमिस्ट्री में भी आता है भैया। देखो 1 ATM बराबर होता है 10⁵ पास्कल के, पास्कल। ठीक है। 1 बार भी 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अर्थात 1 ATM बोलो या 1 बार बोलो, ये दोनों एक ही बात होती है। 1 mm ऑफ Hg, 1 mm ऑफ Hg ये बराबर होता है बच्चों 0.133 किलो पास्कल के। ठीक है। टॉट 1 mm Hg होता है 133 पास्कल के। ठीक है। और ये जो 1 mm ऑफ Hg बोलो या 1 टॉर बोलो, ये भी दोनों इक्वली होते हैं। आगे बात समझ में, ये आपको दिख रहा होगा, ये याद रखना है भैया सीधे सीधे। ठीक है। आई होप आप सभी को ये दिख रहे होंगे, समझो भैया। नेक्स्ट, बर्नौली आ गए, ये आ गए, यद्यपि तरल विकृति। ठीक है जी। नेक्स्ट, और कुछ दे रखा है क्या? देखो ये दे रखा, स्टोक का नियम श्यानता के लिए काम करता है, ये हमारे केमिस्ट्री में भी आता है। देखो स्टोक का नियम, इस नियम के अनुसार ए त्रिज्या का गोला जो श्यानता नीटा के तरल तथा बी वेग के गतिमान द्रव की श्यानता के कारण एक श्यानकर्षण बल F का अनुभव करता है, जो F बराबर, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना, F = 6 पाई नीटा A इंटू बी। ए को आपको कई बार R भी दे सकता है, A और R सेम है, ये त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। ए देगा तो R नहीं देगा, R देगा तो ए नहीं देगा। ठीक है। इसके बाद में पृष्ठ तनाव क्या होता है? किसी द्रव का पृष्ठ तनाव प्रति एकांक लंबाई पर आरोपित बल है, जो प्रति एकांक क्षेत्रफल की पृष्ठीय ऊर्जा होता है, जो द्रव तथा सीमांत पृष्ठ के बीच अंतरा पृष्ठ के बल का कार्य करता है। यह अतिरिक्त ऊर्जा है जो द्रव के अभ्यंतर आंतरिक अणुओं की अपेक्षा इसके अंतरा पृष्ठ के अणुओं में होती है। ठीक है। अब याद क्या रखना है, जो विचारणीय बिंदु हैं वो क्या दे रखे हैं एनसीईआरटी में? देखो दाब एक अदिश राशि है, दाब एक अदिश राशि है। देखो सभी तरल असंपीड्य होते हैं, जबकि गैस संपीड्य होती है। गैस क्या होती है? संपीड्य होती है, संपीड्य होती है। बाकी मैंने सारी बातें कर ली हैं यार, बार बार घूम फिर के वही बातें आ रही हैं, तो आप भी क्या है परेशान हो जाओगे। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि यदि द्रव अवस्था से 3 क्वेश्चन आते हैं तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो मैंने पढ़ा दिया ना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, और मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इसकी करवाने वाला हूं। तो अपने आई होप 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है भैया। कितनी? 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। 2 यूनिट, पहली विलयन और सेकंड द्रव अवस्था। द्रव अवस्था 6 प्रश्न आएंगे इनसे, और 6 प्रश्न आएंगे 12 नंबर के। कितने नंबर के? 12 नंबर का मैटर मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, बिल्कुल पूरा कंप्लीट, 0 लेवल से एडवांस लेवल तक। अर्थात श्यानता और पृष्ठ तनाव फिजिक्स का कॉन्सेप्ट थे, फिर भी मैंने आपको पूरे फॉर्मूले, पूरी थ्योरी, पूरे एग्जाम्पल सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है। तो आई होप आप सभी इस क्लास को एंजॉय करोगे, अपने साथियों के साथ में शेयर करोगे, और जहां भी पढ़ोगे अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए कुंभज क्लासेज का यूट्यूब चैनल आज ज्वाइन कर लो, या आज के 2 दिन बाद ज्वाइन कर लेना। करना आपको एक बार
पड़ेगा ही। तो साथियों के साथ में शेयर कर दें। आज के लिए लगता है यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।